हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। आज टोटल हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे, और एक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें भी 3 टाइप, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। ओके, उसके बाद गॉस लॉ पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। ओके, तो यहाँ पे आप एक स्मॉल डेफिनेशन इसकी बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक स्मॉल डेफिनेशन यहाँ पे बना सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करने वाले हैं, is a measure of the number of field lines crossing a given surface। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ओके, अब ये क्या है समझते हैं। देखो, एग्ज़ाम में अगर आए एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन डिटेल, तो एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना है वो मैंने सब यहाँ पे लिख के रखा है। डायग्राम्स आपको टेक्स्ट बुक से बनाने हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम्स बनाऊँगा, बट वो रेफरेंस के लिए है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम में टेक्स्ट बुक के रिलेटेड डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वी शो दैट the number of field lines crossing a unit area placed normal to the field at a point is a measure of strength of electric field at that point। अब देखो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, एरिया सरफेस एरिया है तो हम एस से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलती है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। क्योंकि हमने देखा था ना, नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर नज़दीक नज़दीक है तो हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और दूर दूर है तो वो एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा वीक है। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक, वो कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम चेक करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। क्लियर, तो एन अपॉन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और एस क्या है, एरिया। ओके, फिर से पढ़ते हैं वही स्टेटमेंट। इन द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वी सो दैट, बस यहाँ से याद रखना, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड एट अ पॉइंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दिस मीन्स दैट if we place a small planar element of area delta S normal to electric field at a point, the number of field lines crossing it is proportional to E into delta S। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक के हिसाब से एरिया है वो लिया हुआ है डेल्टा एस, तो उस हिसाब से क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू डेल्टा एस। ये जो स्टेटमेंट्स है उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, तो दिस मीन्स दैट इफ़ वी प्लेस अ स्मॉल प्लेनर एलिमेंट ऑफ एरिया डेल्टा एस नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, यहाँ से याद रखना, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग इट इज प्रोपोर्शनल टू ई इंटू डेल्टा एस।
तो n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इंटू डेल्टा एस। बट यहाँ पे याद रखना है, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इंटू डेल्टा एस कब होगा? जब एंगल है वो एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा एस वेक्टर 0 है तभी। ओके, अब डेल्टा एस मतलब क्या? सरफेस। कोई भी सरफेस का वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा? सपोज मैं बोलूँ ये सरफेस है, बट ये सरफेस का जो वेक्टर है वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एस वेक्टर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल क्या है? 0। क्लियर? यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये एक स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। और दूसरा स्टेटमेंट ये बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस वेक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस एरिया वेक्टर, मतलब वेक्टर के हिसाब से लो तो पैरेलल है, सिर्फ सरफेस बोलो तो ये सरफेस मानी जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड लाइन पढ़ते हैं। नाउ सपोज वी टिल्ट द एरिया एलिमेंट बाय एंगल थीटा, clearly the number of field lines crossing the area element will be smaller. The projection of the area element normal to electric field is delta s cos theta. Okay, thus the number of field lines crossing delta s is proportional to E into delta s into cos theta. अब ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे समझो कि अगर मेरे पास एक एरिया वेक्टर है, प्रोसेसिंग फिनिश हो जाए तब तक वेट करते हैं। ओके, सपोज मेरे पास कोई ऐसा एक एरिया वेक्टर है, ओके। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ ऐसे पास हो रही है। अब ये पहली डेफिनेशन के हिसाब से हुआ। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन कौन सी जो है एरिया में से पास हो रही थी, ये एक, समझना, ये 1 2 3 4 5 6 बोल सकते हैं। क्लियर? ये 6 फील्ड लाइन्स पास हो रही थी जब मैं बोलूँ कि एंगल था वो 0 था। एंगल 0 क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सरफेस ड्रॉ की है उसका एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर टू फील्ड होगा, मतलब कुछ ऐसे। अब ये डेल्टा एस वेक्टर हो गया, ये ई वेक्टर हो गया, अब दोनों के बीच में एंगल है 0। क्लियर? ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोल सकता हूँ? ये जो फील्ड लाइन्स है उसी को मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 6 ले सकते हो। क्लियर? क्योंकि हम फ्लक्स इसीलिए ले रहे हैं कि अलग अलग जो सिस्टम है उसको कंपेयर कर सकें। अब यहाँ पे देखो, सपोज़ मैं ये एरिया है उसको टिल्ट करूँ, ऐसे रोटेट कराओ, देखो रोटेट हो रहा है। अब ये रोटेट हो गया। अभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइन है वो पास नहीं हो रही है,
ये लाइन भी पास नहीं हो रही है और ये लाइन भी पास नहीं हो रही है। क्लियर? तो पहले 6 थी लाइन जो पास हो रही थी, अभी वो कितनी हो गई? 3। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो ये सरफेस है उसको थोड़ा टिल्ट किया। तो अभी इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? कुछ इस तरह बनेगा, डेल्टा एस वेक्टर। और ये डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अब यहाँ पे एंगल क्या बन गया दोनों के बीच में? थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पैरेलल में ये जो एरिया वेक्टर है उसका कंपोनेंट कौन सा आएगा? तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एस कॉस थीटा। मतलब पहले हम E इंटू डेल्टा एस करते थे क्योंकि पूरा एरिया था वो यूज़ हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराने में। अभी E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि अभी इतना ही कंपोनेंट यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराने में। ये क्लियर है? ओके। अगर ये में जो वेक्टर है, देखो यहाँ तक आप समझ गए कि अभी जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा? ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अभी जो फ्लक्स बनेगा वो पहले ई इंटू डेल्टा एस था, अभी बन गया ई डेल्टा एस कॉस थीटा। क्योंकि पहले नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या थी? ई इंटू डेल्टा एस। अभी नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई? ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन से उसी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला में हम कांस्टेंट निकाल देते हैं। कांस्टेंट की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे सिस्टम को सिर्फ कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स में बोल दूँ फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। ओके, अब यहाँ तक समझ में आया। अब फ्लक्स ज़ीरो कब बनेगा वो चेक कर लेते एक बार। अब जो ये सरफेस है उसको मैं टिल्ट करूँ अभी और ऐसे घुमाऊँ, ठीक है? देखो ये 3D में समझना है आपको कि अभी इसका जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की ओर आ गया। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल पेज है, उसमें साइड में से ऊपर से नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। मतलब ये एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास नहीं हो रही है। या तो ये सपोज ये है तो ऊपर से चली जाती है, ये एरिया जो सरफेस है उससे नीचे से चली जाती है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एरिया में से पास नहीं हो रही है, गिवन सरफेस से पास नहीं हो रही है। मतलब फ्लक्स क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। मैथमेटिकली देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये डेल्टा एस वेक्टर का डायरेक्शन है और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बना। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या है? ई डेल्टा एस कॉस 90 दैट इज़ ज़ीरो। मतलब यहाँ पे फ्लक्स आपको क्या मिलने वाला है? ज़ीरो। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करेगी? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है उस एरिया में, एक हमारा एरिया जो है मतलब सरफेस वो कितनी बड़ी है, और एक सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन से एंगल पे है। ये तीनों चीज़ों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा। ठीक है? ओके, अभी आगे देखते हैं। नाउ सपोज वी टिल्ट द एरिया एलिमेंट बाय एंगल थीटा। अभी देखो ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आएगा। क्लियरली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया एलिमेंट विल बी स्मॉलर। पहले जो पास हो रही थी उतनी सारी पास नहीं हो पाएगी। द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू ई इज डेल्टा एस कॉस थीटा। क्लियर? दस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। Okay, when theta equal to 90 degree field line will be parallel to delta s and will not cross it at all। मतलब यहाँ पे एक भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी जब एंगल 90 डिग्री होगा तब। ओके, मतलब जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में आएगी और सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, अब नोटिस वन
ambiguity here. The direction of an area element is along its normal, but a normal can point in two directions. देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है कि सपोज मैं ये एरिया बना दूँ, एक सरफेस बना दी मैंने, ओके। अब मैं बोलूँ कि इसका एरिया वेक्टर है वो मैं कौन सी डायरेक्शन में लूँ, तो ये पॉइंट मतलब सेंटर से मैं परपेंडिकुलर लेता हूँ, तो परपेंडिकुलर लाइन इस तरफ भी बन सकती है डेल्टा एस वेक्टर की, और ऑपोजिट साइड भी बन सकती है। अब कौन सी सही कौन सी गलत ये हमें चूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि डेल्टा एस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या ली जाए, ओके। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, देखो। Notice one ambiguity here. The direction of an area element is along its normal, but a normal can point in two directions. Which direction do we choose as the direction of the vector associated with the area element? This problem is resolved by some convention appropriate to the given context, okay. For the case of a closed surface, दिस कन्वेंशन इज़ वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि हमारे पास इसके लिए भी अलग रूल है, ठीक है ना। मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है यहाँ से यहाँ तक, बट नेक्स्ट पॉइंट है वो वेरी मच इम्पोर्टेंट है। देखो, द वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, द वेक्टर एसोसिएटेड विथ क्लोज्ड सरफेस is taken to be in the direction of the outward normal। मतलब ये सरफेस के लिए हम क्लियरली नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम रैंडम चूज करेंगे एरिया वेक्टर, ओके। बट मैं अगर बोलूँ कि कोई क्लोज सरफेस है, जैसे कि एक ऐसा एक स्फीयर, ओके। अब इसका एरिया वेक्टर लूँ तो सबसे पहले मैं छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक का ये एलिमेंट है जिसको मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा एस। अब उसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में लेना है, तो परपेंडिकुलर भी लेना पड़ेगा और आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन वो बनेगी डेल्टा एस वेक्टर की डायरेक्शन। अगर सपोज़ मेरे पास कोई ऐसी सिस्टम है जिससे ये पूरा एक क्यूब बना हुआ है, अंदर कोई भी चार्ज है, कोई कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे हर एक सरफेस के लिए एरिया वेक्टर में ले सकता हूँ। सपोज़ मेरे पास ये सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ होगा, क्योंकि ये क्लोज सरफेस हो गई ना। क्लोज सरफेस है तो फिर आपको एरिया वेक्टर लेना है आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे ये सरफेस है तो इस तरफ आएगा, यहाँ पे ये सरफेस है तो इस तरफ आएगा। ये जो फ्रंट सरफेस है उसके लिए बाहर की ओर, और ये जो बैक सरफेस है उसके लिए पेज के अंदर की ओर। मतलब यहाँ पे टोटल 6 एरिया वेक्टर बन सकते हैं। हर एक एरिया वेक्टर आपको लेना है जो क्लोज लूप है उससे बाहर की ओर। क्लियर? अब ये डेफिनेशन हो गई, मतलब फ्लक्स का हमें फॉर्मूला भी पता चल गया, वही यहाँ पे हम रिपीट करते हैं। We now come to the definition of electric flux. Electric flux delta phi through an area element delta S is defined by delta phi equal to E vector dot delta S vector equal to E delta S cos theta. Clear? तो यहाँ से ये पूरी डेफिनेशन हो गई। Okay? While as seen before is proportional to the number of field lines cutting the area element, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो proportional to number of field lines cutting the area element. The angle theta here is the angle between E vector and delta S vector. The unit of electric flux is Newton meter square per coulomb or volt into meter. देखो यहाँ पे फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या था, तो फ्लक्स फाई का फॉर्मूला था E डॉट डेल्टा एस, डेल्टा फाई नाम दे देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम, और जो एरिया है उसका यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये फर्स्ट यूनिट आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पे एक और चीज़
मैं इसको न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम इंटू मीटर कर सकता हूँ। अब न्यूटन इंटू मीटर क्या बन जाएगा, जूल, जूल पर कूलम इंटू मीटर कर सकता हूँ। जूल पर कूलम मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज था। पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलम। ओके, ये 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। तो जूल पर कूलम को मैं क्या बोल सकता हूँ, वोल्ट, इसीलिए यूनिट बना वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ले सकते हो, या तो वोल्ट इंटू मीटर भी ले सकते हो। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, 3D में एज्यूम करना है, और अंदर मैंने कोई चार्ज रखा स्मॉल q। ठीक है, सपोज ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की ओर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये मैं छोटी सी सरफेस ले लूँ तो फील्ड का एरिया वेक्टर मतलब ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल क्या बनेगा, 0, और एंगल 0 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या बनेगा, 1। मतलब फ्लक्स क्या रहेगा, E इंटू डेल्टा एस, मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो आपको फ्लक्स जो मिलने वाला है वो पॉजिटिव है। ओके, और ये डेल्टा एस वेक्टर ऑलवेज हम कौन से डायरेक्शन में लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, परपेंडिकुलर टू स्मॉल सरफेस, और डायरेक्शन रहेगी आउटवर्ड। ओके, अब सेम वे यहाँ पे देखो, सपोज अंदर नेगेटिव चार्ज है -q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की ओर रहेगा। अब यहाँ पे देखो, सपोज मैं ये छोटा सा एरिया सिलेक्ट करूँ तो उसके लिए एरिया वेक्टर मुझे मिलेगा बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की ओर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180। तो एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या बनेगा, -1। उस हिसाब से फाई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। क्लियर, मतलब कोई क्लोज सरफेस से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स पॉजिटिव, अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स नेगेटिव। सपोज मैं बोलूँ कि कोई एक क्लोज्ड सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है। मतलब जितना फ्लक्स नेगेटिव है उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव भी है। तो टोटल फ्लक्स क्यू फाई टोटल एसोसिएटेड विद दिस क्लोज्ड सरफेस इज 0। तब टोटल फ्लक्स क्या रहेगा, 0। ओके, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, पहले तो ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने कैसे चार्जेस देखे थे, एक ऐसी सिस्टम जिसमें Q1 चार्ज अलग पोजीशन पे है, Q2 अलग पोजीशन पे है, Q3 वैसे Qn चार्जेस है। ये सब चार्जेस थे डिस्क्रीट। ओके, अब ऐसे चार्जेस के साथ डील करना एकदम आसान है। क्यों, क्योंकि सपोज इन सब की वजह से मुझे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो Q1 की वजह से ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लूँगा, फिर Q2 की वजह से, फिर Q3 की वजह से, वैसे Qn की वजह से। मतलब हर एक चार्ज की वजह से ये जो पॉइंट P है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अलग से मेज़र कर लेंगे और फिर सभी फील्ड्स का वेक्टर एडिशन कर लेंगे। तो ये बहुत ईजी था। बट
ये रियल में वेरी इम्प्रैक्टिकल है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कभी भी हमें इतने डिस्क्रीट चार्जेस नहीं मिलेंगे। ओके, देखो सपोज़ मैं बोलूँ कि एक सरफेस है जिसको मैंने थोड़ा सा चार्ज दिया हुआ है। सपोज़ कोई ऐसी सरफेस है, अब यहाँ पे मैंने चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो चार्ज जो मैंने रखा है वो हर एक माइक्रो पोजीशन के लिए आपको अलग अलग चार्ज मिल सकता है, क्योंकि इतनी सी सरफेस में बिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। मतलब हर एक स्मॉल स्मॉल डॉट के लिए एक एक चार्ज हो सकता है। अब इतने सारे चार्जेस को मैं अलग अलग रखूँ, सबके लोकेशन अलग अलग सिलेक्ट करूँ, ये मेरे लिए शायद इजी नहीं है। अब हर एक की वजह से एक पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट फाइंड करूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। सोचो, यहाँ पे एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ, दूसरे चार्ज की वजह से, तीसरे, ऐसे बिलियंस ऑफ चार्जेस है, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ, तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं होगा मेरे लिए कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। क्लियर? तो ऐसे केसेस में जहाँ पे चार्ज है वो किसी एक सरफेस पे, किसी एक लाइन पे या किसी एक वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ऐसे केसेस में मैं अलग अलग डिस्क्रीट चार्ज लेके कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जैसे टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब उसी वजह से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। ओके, तो सबसे पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज़ कोई एक चार्ज है वो लीनियरली अलग अलग पोजीशन पे हमने रखा है। ओके, लीनियरली स्प्रेड हो चुका है ये चार्ज, सपोज़ ये पूरा, और ये लाइन पे हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, सपोज़ ऐसे। अब मुझे नहीं पता ये यूनिफॉर्म है या नहीं, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा। तो ये छोटी सी लेंथ को मैंने नाम दे दिया डेल्टा एल, और ये छोटे से चार्ज की वैल्यू को मैंने नाम दे दिया डेल्टा क्यू। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको मैं लैम्बडा से डिनोट करूँगा, और उसकी डेफिनेशन भी है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, क्लियर? और लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट है वो रहेगा कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ओके, उस हिसाब से मैं बोलूँ कि चार्ज कितना मुझे मिलेगा, तो लैम्बडा इंटू डेल्टा एल। अगर वेरी स्मॉल ले लूँ तो डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एल। अगर जो ये डी एल जो पार्ट था वो वेरी स्मॉल ले लूँ तो डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एल। अभी समझो इसका यूज़ कैसे करें। सपोज़ मुझे बोला गया कि यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये डी क्यू की वजह से मैं सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लूँगा डी ई। अब डी ई मुझे क्या मिलेगा समझो, तो सिंपल फॉर्मूला के डी क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का सपोज डिस्टेंस है आर, तो आर स्क्वेयर। अभी के डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। मतलब ई मुझे कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन कर दूँ के लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। तो ये सारे स्टेप्स हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जो लीनियरली चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब उसके लिए हमारे पास अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है ऐसे डिस्क्रीट चार्जेस के लिए जो कूलम ने लिया था। कूलम ने क्या दिया था, तो पॉइंट चार्जेस के लिए लो बनाया था, तो उसके लिए हमें एफ मिलता था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर।
और उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास पॉइंट चार्ज होना ज़रूरी। तो पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो डी क्यू है वो वेरी स्मॉल ले लिया, और स्मॉल लेंथ पे अगर चार्ज है तो मैं उसको ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे पी पॉइंट था उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई किया, वो पॉइंट चार्ज का था। और सेम मैनर आपको फॉलो करनी है हर एक टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। सपोज मैं बोलूँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई एक सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो मैं उसकी एक स्मॉल एग्जाम्पल ले लूँ जिसको मैं नाम दे दूँ डेल्टा एस। तो यहाँ पे आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन रहेगी टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब उसका यूनिट क्या रहेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सेम वे अगर मैं बोलूँ डेल्टा क्यू, तो आप बोलोगे सिग्मा इंटू डेल्टा एस। अगर मैं वेरी स्मॉल ले लूँ, डेल्टा एस टेंड्स टू ज़ीरो ले लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। ये हो गया पॉइंट चार्ज। अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हेल्प से फाइंड करनी है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू की जगह पे आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू डी एस। और उसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको ये जो डी है वो पूरा ई में मिल जाएगा। ओके, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन याद रखनी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, और सिग्मा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस फॉर्मूला याद रखना है, और उसका यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर। अभी सिर्फ इतना याद रखोगे तो आगे की जो थियरीज है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। सेम वे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज मेरे पास कोई एक वॉल्यूम है और उसके ऊपर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल सिलेक्ट करूँगा जिसका भी कोई ना कोई स्मॉल वॉल्यूम होगा। वो वॉल्यूम को मैं नाम दे देता हूँ डी। सपोज़ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये जो वॉल्यूम है उसका एरिया वेक्टर मैं ले लूँगा आर वेक्टर, सॉरी वॉल्यूम है उसका पोजीशन वेक्टर में ले लूँगा आर वेक्टर। अब यहाँ पे आएगा क्या, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अभी तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा, डिनोट करना है आपको रो से, तो रो इक्वल टू क्या आएगा, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, उस हिसाब से डेल्टा क्यू क्या मिलेगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी इफ़ डेल्टा वी टेंड्स टू ज़ीरो। मतलब ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो एकदम स्मॉल ले लूँ मैं, वेरी वेरी स्मॉल, तो ये बन जाएगा डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी, जिसका यूज़ आपको आगे करना है। क्लियर। तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप कौन कौन से फॉर्मूलाज याद रखोगे वो ध्यान रखो। यहाँ पे एक फॉर्मूला ये लैम्बडा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। ओके, एक फॉर्मूला ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, सिग्मा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस। और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट आएगा कूलम पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। ओके, तो गॉस लॉ समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं कमिंग आउट फ्रॉम अ चार्ज क्यू। ओके, तो लेट अस कंसिडर द टोटल फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर विच एनक्लोजेस अ पॉइंट चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर। ओके, सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज है
और ये जो स्मॉल आर रेडियस का ये हॉलो स्फीयर है उसमें से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर। और रेडियस है वो ये हो गई, ये जो लाइन है सेंट्रल लाइन, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन भी हो गई, समझो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि स्मॉल क्यू वेक्टर है, तो उस हिसाब से रेडियली आउटवर्ड ही होगा अगर पॉजिटिव है तो। क्लियर। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गई वेक्टर ई की। सेम डायरेक्शन हो गई डेल्टा एस, क्योंकि एरिया वेक्टर भी हमने देखा था ना। डेल्टा एस का एरिया वेक्टर मतलब क्या लेना है, तो आपको लेना है अगर क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, मतलब एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डेल्टा एस वेक्टर इज 0। ओके, अब इनके लिए हम फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डेल्टा फाई, ओके, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज गिवन बाय ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अब हमें पता है कि ई और डेल्टा एस वेक्टर के बीच में एंगल है 0, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री हो गया, और cos 0 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो ई इंटू डेल्टा एस। अब ई क्या है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू क्या हुआ डेल्टा एस, ये क्या है डेल्टा फाई। ओके, अभी हमें टोटल फ्लक्स चाहिए। अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए फाई, तो आपको एडिशन करना पड़ेगा डेल्टा फाई का। ओके, हर एक डेल्टा फाई के लिए आपको एडिशन करना है यहाँ पे। तो समेशन ऑफ मैं लिख सकता हूँ के स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। ओके, और समेशन में लिख दो ऑल डेल्टा एस, मतलब ये जो स्फीयर है उसके हर एक छोटे छोटे एरिया वेक्टर एरिया एलिमेंट्स है, उन सब के लिए आपको फ्लक्स का एडिशन करना है। यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा हर एक एरिया एलिमेंट के लिए, क्योंकि हर एक एरिया एलिमेंट के लिए चार्ज है स्मॉल क्यू सेंटर पे, और डिस्टेंस है सेंटर से आर। ओके, और यहाँ पे डेल्टा एस है वो समेशन में रहेगा, और हर एक डेल्टा एस का आप एडिशन करो तो आपको मिलेगा टोटल एरिया। चलो के की वैल्यू डाल देते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और हर एक डेल्टा एस का आप एडिशन करोगे तो टोटल एरिया एस 1/4πε0 एज इट इज़, क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी एज इट इज़, और टोटल एरिया मिलेगा आपको ये स्फीयर का 4πr²। अब यहाँ पे देखो तो ये 4π कैंसिल आउट, आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट, तो आपको फ्लक्स क्या मिला, फ्लक्स मिला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स यहाँ पे मिल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक और चीज़, यहाँ पे हमने स्फीयर के अंदर एक ही चार्ज लिया था। अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो क्या किया जाए, तो फिर आपको लेना पड़ेगा समेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, और विथ नेचर मतलब प्लस माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे आप इन जनरल लिख सकते हो, इन जनरल फ्लक्स फाई का फॉर्मूला बनता है समेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो भी चलेगा। ओके, तो ये आपका मेन फॉर्मूला एक बन गया। अभी एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अब मैं ले लूँ इफ़ डेल्टा एस इज़ वेरी स्मॉल,
तो यहाँ पे डेल्टा फाई है उसका क्या बन जाएगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्या बनेगा डी एस वेक्टर। हैंस फ्लक्स फाई मुझे फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करना है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और ये इंटीग्रेशन कैसा तो सरफेस इंटीग्रेशन है, इसलिए सिंबल लिख देता हूँ ऐसे कुछ। ओके, तो ये फ्लक्स का मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं इन फ्लक्स फाई ये प्रोसेस फिनिश हो जाए तब तक वेट करते हैं। यहाँ पे फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वो भी सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है वो पूरा गॉस लॉ का एक स्टेटमेंट बन गया। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हियर द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। अब ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है वो यहाँ पे सीखते हैं। सपोज कोई एक चार्ज है पॉइंट चार्ज और वो पॉजिटिव चार्ज है, तो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्प्रेड करता है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट करूँ इतने बड़े स्फीयर के लिए। ओके, या फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स काउंट करूँ इतने छोटे स्फीयर के लिए, या फिर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करूँ ऐसे कोई भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जिसका शेप रैंडम है, कोई भी शेप है, सब के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस सेम रहेगी। अंदर का जो छोटा सा स्फीयर आपको दिख रहा है, इंटरमीडिएट कोई भी अलग शेप दिख रहा है, या तो बाहर का बड़ा स्फीयर दिख रहा है, सबके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सेम ही रहेगी। ठीक है ना। इसीलिए गॉस लॉ है वो एप्लीकेबल रहेगा हर एक टाइप के शेप के लिए, हर एक टाइप के स्फीयर के लिए। ठीक है, या किसी भी साइज़ के स्फीयर के लिए। इन शॉर्ट कोई भी साइज़ है, कोई भी शेप है, अगर क्लोज्ड सरफेस है तो फिर ये गॉस लॉ है वो एप्लीकेबल रहेगा और एक ही फॉर्मूला रहेगा समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हियर द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, ओके, कोई भी किसी भी शेप की ये एप्लीकेबल है। अभी गॉस लॉ का स्टेटमेंट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, मतलब फ्लक्स है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस टू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर भी और यहाँ पे एक और बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे खास ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज मैं कोई एक सिस्टम ले लूँ, समझना कि मैंने एक गाउसियन सरफेस ले लिया। ओके, ये गाउसियन सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। अब उसके अंदर चार्जेस है, तो सपोज
यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, यहाँ पे Q5, यहाँ पे बस इतने लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस कौन कौन सा हुआ, तो Q1 प्लस Q3 प्लस Q5, और बाहर की ओर चार्ज कौन से है, Q2 एंड Q4, ठीक है। तो जब आप समेशन ऑफ चार्ज करो तब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में लेना है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। मतलब समझना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस है। ऑल दी चार्जेस मतलब कौन कौन से, Q1, Q2, Q3, Q5, Q4, Q5 सबकी कंबाइंड इफेक्ट है। मतलब गॉस लॉ जब आप यूज़ करो तब उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ओके, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू ऑल दी चार्जेस है। मतलब वो इनसाइड है या आउटसाइड उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी कंबाइन इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने में। क्लियर। बट जब उसी लॉ का आप राइट वाला इक्वेशन लो तब जो समेशन ऑफ चार्ज आ रहा है वो ड्यू टू चार्जेस इनसाइड दी सरफेस ओनली। ये जो है वो सिर्फ अंदर की सरफेस के लिए ही है। मतलब कौन कौन से चार्जेस हुए, Q1, Q3 एंड Q5 ओनली, ठीक है। तो ये लो इजी है, फाई इक्वल टू मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट खास याद रखना है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो तब हर एक चार्ज की कंबाइन इफेक्ट आपको कैलकुलेट करनी है, फिर चाहे वो गाउसियन सरफेस के अंदर है या बाहर है। बट जब आप राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन ध्यान में लो, समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तब कंपलसरी अंदर जो सरफेस है वही चार्ज आपको काउंट करने हैं। अब इसका रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे समझो कि कोई भी एक मैंने सरफेस ले ली, अब अंदर का चार्ज मैंने लिया, सपोज कोई भी एक सरफेस ले ली, अब मैंने अंदर का चार्ज लिया Q1। अब वो पॉजिटिव है तो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा हर एक डायरेक्शन में, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर तो आपको नेगेटिव मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ फ्लक्स यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर उसी सरफेस के लिए मैं चार्ज कहीं पे बाहर रखूँ, तो सपोज मैंने चार्ज यहाँ पे रखा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ इस तरह हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी फील्ड लाइन्स है अंदर एंटर हो रही है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर एंटर हो रही है, उतनी फील्ड लाइन्स क्लोज्ड सरफेस से बाहर भी निकल रही है। मतलब जितना फ्लक्स इनसाइड जा रहा है उतना ही फ्लक्स आउटसाइड भी जा रहा है। अब ये आउटसाइड फ्लक्स को आप पॉजिटिव बोलते हो, इनसाइड को नेगेटिव बोलते हो, तो टोटल फ्लक्स क्या बन जाएगा, ज़ीरो। इसीलिए बाहर के चार्ज को हम काउंट नहीं करते। जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तब समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट में बाहर के चार्जेस को काउंट नहीं करते। बट एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे आप फाइंड कर रहे हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, तो उसके लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस यूज़ करो तब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये काउंट होता है, ठीक है। तो खास याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब काउंट करो तब हर एक चार्ज की इसकी वजह से, और जब समेशन ऑफ चार्ज काउंट करो तब ओनली चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी सरफेस। ओके, लेट अस नोट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस लॉ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद भी रखने, एग्जाम में आए तो आपको लिखने भी पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज शेप और साइज, ये हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड, द टर्म Q
on the right side of the equation includes the sum of all charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface. Third, the electric field appearing on the left hand side of equation is the electric field produced due to a system of charges whether enclosed by the surface or outside it. ये दोनों पॉइंट अभी हमने जस्ट डिस्कस किए. ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. हर एक चार्जेस की वजह से काउंट करना है वो. और ये पॉइंट है वो समेशन ऑफ चार्ज की वजह लिए है. मतलब समेशन ऑफ चार्ज में आपको सिर्फ अंदर के चार्ज ही काउंट करने हैं वो. ये 3 पॉइंट हो गए. फोर्थ पॉइंट, द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस. और फिफ्थ पॉइंट, Gauss law is useful towards a much easier calculation of electric field when system has some symmetry. Clear? अब symmetry का मतलब क्या हुआ? ये भी यहाँ पे देख लो कि suppose for example a cylindrical body doesn't look any different if we rotate it around its axis. मतलब cylindrical body को अगर हम उसकी एक्सिस के हिसाब से रोटेट कराए तो किसी भी पोजीशन पे वो डिफरेंट नहीं लगेगी. ये एक सिमेट्री हो गई. ओके, तो गॉस लॉ आपको याद रखना है. नेक्स्ट पार्ट में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे. 4 एप्लीकेशंस है, उनमें से 3 आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है, एक हम एक्स्ट्रा कर लेंगे. ठीक है, तो ये 4 एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे. और यहाँ पे थियोरी हमारी फिनिश हो जाएगी चैप्टर 1 की. उसके बाद न्यूमेरिकल्स जितने एग्जाम्पल्स बाकी है वो कवर कर लेंगे और एक्सरसाइज के. ओके, थैंक यू.